हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने मार्च 2025 के करंट अफेयर की बात की थी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए। तो उसमें कुछ लोग बच्चे पूछ रहे थे, कुछ आपके साथी मेरे साथी पूछ रहे थे कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए। तो वैसे तो ये हम अभी तो पटवारी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो नेशनल करंट अफेयर आपके यहाँ से तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान इंक्लूड है। वो तो यही इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर भारत का कोई प्रतिनिधित्व है तो उसकी भी यहाँ पर हम बात करते हैं। तो पिछली क्लास में हमारे आधे प्रश्न ही हो पाए थे, तो आधे प्रश्न आज की क्लास में हम करेंगे। तो बहुत ही कम समय के अंदर ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। तो पिछली क्लास में ये प्रश्न आपके हो चुका था कि हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें युवा लेखकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा का मतलब क्या है यहाँ पर, तो युवा लेखक से मतलब है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम उम्र, 30 वर्ष से कम उम्र यहाँ पर है तो उनको क्या है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है यहाँ पर, अभी कौन शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री जी की अगर बात करें तो वो है आपके धर्मेंद्र जी प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र जी प्रधान आपके यहाँ पर शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसका कार्यान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, इस योजना का, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये योजना तो शिक्षा मंत्रालय की है, लेकिन इसका कार्यान्वयन है वो, यानी कि इसको संचालित किसके द्वारा किया जाएगा, इसको आगे किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा, तो वो है एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है। चंद्रयान 5 मिशन किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी हाल ही में मिल गई है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो चंद्रयान 5 मिशन है कौन लॉन्च कर रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है। और इसरो के 11वें चेयरमैन कौन है, 11वें नंबर के चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में, तो वो है आपके वी नारायणन। कौन है, वी नारायणन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। और जो ये चंद्रयान 5 मिशन है, कौन सा, चंद्रयान 5, ये किस किस के सहयोग से, तो इसमें आपसे इसरो है और इसरो के साथ कौन है, जापान। और जापान की स्पेस एजेंसी कौन है, जाक्सा। तो जाक्सा कहाँ की है, तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके सहयोग से ये चंद्रयान 5 मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा। तो कुछ साथियों की शिकायत थी, या ऐसे कह सकते हैं कि उनका सुझाव था कि आवाज़ है वो थोड़ी बढ़ाई जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा तो अभी जो बोल रहा हूँ यही संभव है, आप अपने स्तर पे कुछ हो सकता है तो कीजिए, बाकी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मेरे से तो अभी इतना ही ज़ोर से बोला जा सकता है, हालांकि मेरे पास जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इतना ही हो सकता है। ठीक है, और इसरो का एक मिशन और है जिसका आपको ध्यान में रखना है, कौन सा मिशन है, गगनयान। तो गगनयान मिशन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव युक्त मिशन कौन सा है, तो मानव युक्त मिशन है आपके गगनयान। इसरो का ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, तो ये कौन सा है, आपके गगनयान है। और भारत है वो अपना स्पेस इस अंतरिक्ष जो स्टेशन होता है, स्पेस स्टेशन, वो कब तक बना लेगा, जिसको हम कहते हैं स्पेस स्टेशन। तो भारत ने घोषणा कर रखी है कि 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। और इससे पहले हम चंद्रयान 4 भी लॉन्च कर चुके हैं। कौन सा, चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 4 के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये कब लॉन्च किया जाएगा, हालांकि मैंने अभी बोल दिया कर दिया, तो ये 2027 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि चांद की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी चंद्रयान 5 चर्चा में है, तो चंद्रयान से संबंधित सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। ठीक है, हमने इससे पहले चंद्रयान 3 भी भेजा था जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। चंद्रयान 3 14 जुलाई को भेजा था हमने, और ये साउथ पोल पर लैंड किया था, आपको पता होगा। उसका लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, और इसको हमने जो जिस पॉइंट पे वो लैंड किया था उसको नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना सब कुछ। ठीक है,
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस किस को पता है, देखें बताइए। तो ये सारी बातें। अगला प्रश्न देखो क्या है। हाल ही में इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक हासिल किए? कौन से खेल हैं? शीतकालीन है, और इनका आयोजन 8 साल बाद होता है, और 8 से 15 मार्च को ये आयोजित हुए थे। और ये कौन से क्रम के थे? तो ये 12वें क्रम के थे। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 33 पदक जीते हैं। कितने? 33 पदक यहाँ पर जीते हैं। 33 में क्या क्या है? तो 33 में 8 तो आपके स्वर्ण पदक हैं। 8 तो क्या है? स्वर्ण पदक है। और 18 क्या है आपके, क्या कहते हैं इसको, सिल्वर है। ठीक है, 18 सिल्वर। और 17 क्या है? कांस्य पदक है। रजत, सिल्वर को क्या बोलते हैं? रजत। और 7 क्या है? कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 33 पदक यहाँ पर शीतकालीन विशेष ओलंपिक खेलों में, जो कि इटली में आयोजित हुए हैं, इसमें जीते हैं इंडिया ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 33 में 8 गोल्ड है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये भी अच्छा प्रश्न है। सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, तो ये चैंपियनशिप है, ये कौन से क्रम की थी? तो ये 15वें क्रम की थी। और इसका जो मैच है वो किसने जीता? खिताब किसने जीता है? विजेता कौन रहा है इसका? तो विजेता रहा है झारखंड। कौन रहा है? झारखंड इसका विजेता है। ये पहली बार ही जीता है, ये भी ध्यान रखना। झारखंड क्या है? पहली बार इसको जीता है। और इसमें हारा कौन है? तो इसमें हारा है आपके हरियाणा। कौन हारा है? हरियाणा। और इसका होस्ट भी कौन था? हरियाणा ही था। होस्ट भी कौन था इसका? हरियाणा। ये आपको ध्यान में रखना। अभी हमने पिछली क्लास में बात की थी बलवीर सिंह हॉकी। तो बलवीर सिंह वाले मेल में हरमनप्रीत सिंह को मिला था, और फीमेल में कौन किसको खिताब मिला था? सविता को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड। किसने जीती है? झारखंड। कौन सी है? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 15वीं है, हॉकी की चैंपियनशिप है, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। तो किसने जीती है? झारखंड ने ये चैंपियनशिप जीती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो लॉस एंजल्स के अंदर जो आपके ओलंपिक होंगे, कब होंगे? 2028 में होंगे। 34वें क्रम के होंगे। 34वें ओलंपिक होंगे। और इसमें कौन से खेल को शामिल किया गया है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कौन सा खेल शामिल हुआ है? तो यहां पर हुआ मुक्केबाजी। कौन सा? बॉक्सिंग। मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग को यहां पर शामिल कर लिया गया है। इसको शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके कौन सा हो गया? मुक्केबाजी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसका आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा खेल शामिल हुआ? तो ऐसे प्रश्न, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है इसका भी। अगला है, हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने शुरू किया है? प्रशांत कार्यक्रम है, ये किसने शुरू किया है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये कार्यक्रम शुरू किसने किया है? ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये कार्यक्रम किसने शुरू किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा कार्यक्रम है? फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम। ज्यादा कोई खास विशेष नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्नों का फॉर्मेट मार्च के लिए, सभी प्रश्नों का फॉर्मेट यही है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट यही चलेगा इसमें, और अगली क्लास से आपके मिक्स फॉर्मेट आ जाएगा वापस।
हाल ही में नॉर्वे के, हालांकि फॉर्मेट से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें क्या प्रश्नों की संख्या कम रहती है, क्योंकि एक ही प्रश्न के साथ अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, 3-4 चीज़ें एक साथ, और यहाँ पर उसी के कंटेंट से एक ही जो 3-4 प्रश्न अलग अलग बन जाते हैं। प्रश्न है, नॉर्वे के वर्ष 2024 के हॉलबर्ग पुरस्कार किसे प्रदान करने की, कौन सा पुरस्कार है, हॉलबर्ग पुरस्कार। तो हॉलबर्ग पुरस्कार है, किसको प्रदान किया जाएगा, ये आपको बताना है, बताइए। तो ये प्रदान किया जाएगा गायत्री चक्रवर्ती को। किसको प्रदान किया जाएगा, गायत्री चक्रवर्ती को प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पुरस्कार है, हॉलबर्ग पुरस्कार, गायत्री को। ठीक है, ये साहित्यकार है, सिद्धांतकार है, इनको ध्यान में रखना, ये प्रश्न अच्छा है। हाल ही में इसरो ने श्री एम रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है, अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। कौन सा है, श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये इसका उद्घाटन किया है आईआईटी मद्रास में। कहाँ पर, आईआईटी मद्रास के अंदर इसको शुरू किया गया है। और इसका क्या है, कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो प्रश्न में ये शब्द भी दिया जा सकता है, शीतलन प्रणाली पर आधारित, प्रणाली पर आधारित थर्मल रिसर्च सेंटर कहां पर शुभारंभ किया गया, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसरो के 11वें चेयरमैन कौन है, बताइए जल्दी से फटाफट। और श्री हरिकोटा कहां पर है, मेरे को ये बताइए। सतीश धवन जो लॉन्चिंग है वो श्री हरिकोटा में है। हरिकोटा, श्री हरिकोटा कौन से राज्य के अंदर है, आप ये बताइए। उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर विश्व कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये आपके प्रारंभ हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर प्रारंभ हुआ है। ये पहली बार एशिया से बाहर हो रहा है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें हमारे 7 खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं। कितने, 7 खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हो जाएगा इंग्लैंड, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अगर आपसे पूछ ले, अनुसंधान फाउंडेशन, तो इसका सीईओ नियुक्त किया गया शिव कुमार कल्याण रमन को। और इसके अध्यक्ष कौन है, पीएम खुद, पीएम खुद इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। तो सबसे उम्रदराज की अगर बात करें तो इनकी उम्र है 62 वर्ष, 62 ईयर ओल्ड है। और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान में रखना है। और कौन है ये, तो ये है मैथ्यू ब्राउनली। पूछा जा सकता है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो मैथ्यू ब्राउनली है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 9 माह 14 दिन अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताकर वापस धरती पर लौटे हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, किसी भी तरह इसको पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें बात करते हैं हम सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स और आपके अंतरिक्ष स्टेशन पर ये गए, और इनके साथ एक साथी और हैं, और साथी का नाम है बुच विल्मोर। क्या नाम है, बुच विल्मोर। तो ये दोनों गए किससे, बोइंग से गए, किससे, बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल, इससे ये गए, बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल से गए। कहां पर गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए। कितने दिन वहां पर बिताए, 9 माह और 14 दिन वहां पर बिताए। इसी के साथ वापिस किससे आए, तो इनकी वापसी की बात करते हैं। तो वापस ये आए क्रू 9
किससे आए? क्रू 9 मिशन के तहत आए। कौन सा मिशन? क्रू 9 मिशन। कौन सा कैप्सूल? तो ये आने वाला कैप्सूल था ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन समझ के चाइना मत कर देना। किसका कैप्सूल था ये? ये था स्पेस एक्स का, जो कि एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। उस कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल से ये धरती पर लौटे थे। और धरती पर लौटे तो वो कैप्सूल कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये फ्लोरिडा के पास लॉन्च हुआ। कहाँ पर? फ्लोरिडा के तट पर या फ्लोरिडा के पास। इतना फ्लोरिडा नाम ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों गए थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। क्रू 9 मिशन पूछा जा सकता है, कैप्सूल का नाम पूछा जा सकता है, कंपनी पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान में रखना है। व्यक्तियों का नाम पूछा जा सकता है, समय पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। हाल ही में किए गए अध्ययन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो, यूएसए का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ये क्या करता है? ये आपके अध्ययन किया इसने 33 देशों का, और 33 देशों के अध्ययन में पहले स्थान पर है नॉर्वे और 24वें स्थान पर है इंडिया। भारत का कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। और यहाँ पर बोलने की कितनी आज़ादी है, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर ये आपके रिपोर्ट निकाली जाती है। अगर आपसे बात करें तो भारत का थिंक टैंक कौन सा है? भारत का थिंक टैंक, थिंक टैंक मतलब सुझाव देना, कोई भी अच्छे काम के लिए सोचना, नीति बनाना। तो हमारे भारत का है नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग है। इसी को आपके थिंक टैंक कहा जाता है। और इसके हेड की अगर बात करें तो इसके हेड कौन है हमारे नीति आयोग के? तो हेड होते हैं पीएम खुद। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी, ये क्या है? उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एशियन फिल्म अवार्ड की अगर आपसे बात पूछे तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें कौन सी थी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कौन सी थी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये आपके बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पर इसको मिला है। ठीक। और यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्कर का बेस्ट फिल्म किसको मिला है, क्या पूछ ले? ऑस्कर पूछ ले, 97th ऑस्कर पूछ ले, तो ये बेस्ट फिल्म यहां पर कौन सी थी? बेस्ट फिल्म तो कौन सी थी? पिछली क्लास में हमने बात की, वो फिल्म थी अनोरा। कौन सी फिल्म थी? अनोरा फिल्म थी। आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड कहां पर हुए थे आयोजित? तो ये जयपुर में हुए थे। और आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है। किसको? लापता लेडीज को मिला है। इसके निदेशक कौन है? किरण राव। कौन है? किरण राव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसको मिला है? राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये एशियन में पूछे तो ये आपको ध्यान में रखना, ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन एशियन। ऑस्कर पूछे तो अनोरा, ऑस्कर अनोरा। आईफा लापता। और राष्ट्रीय पूछे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कौन सी है? आट्टम। कौन सी? आट्टम। ये मलयालम फिल्म है। कौन सी है? मलयालम फिल्म है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर किसे लॉन्च किया गया है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो ये है मन को सुख देने वाले, और खेलने से सुख मिलता है मन को, और ये है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया है। मांडविया भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। और इन्होंने अभी इसका क्या लॉन्च किया है? शुभंकर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? शुभंकर। और शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। क्या नाम है?
उज्ज्वला नाम का शुभंकर है, जो कि किस पे आधारित है, तो ये गौरैया से संबंधित है। गौरैया जो चिड़िया होती हैं इससे संबंधित है। और इसकी आपके जो टैग लाइन होती है वो क्या है, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, या हम बात करें तो हौसलों की उड़ान। चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान। तो ये आपके कौन सा लॉन्च किया, उज्ज्वला लॉन्च किया है। और उज्ज्वला किससे संबंधित है, तो उज्ज्वला संबंधित है आपके गौरैया से। अगर आपसे पूछ ले विंटर गेम्स, तो उसमें सेना, भारतीय सेना थी, वो पहले नंबर पे रही थी, और हमने ये बात कर ली है पिछली क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वरुण गेम्स, वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास का संबंध किससे है। वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास का संबंध किससे है। एक देखो, मेरे बोलने की स्पीड का भी किसी को इश्यू हो सकता है, तो यूट्यूब में सिस्टम है, आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए प्लीज। वरुण 2025, तो वरुण 2025 किस किस के मध्य होता है, तो ये होता है भारत और फ्रांस के मध्य। किस किस के, भारत और फ्रांस के मध्य। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है। ये कौन सा है, नेवी का है, नौसैनिक लिखा ना, तो नेवी का अभ्यास है ये। आर्मी का पूछ ले तो शक्ति अभ्यास होता है, और एयरफोर्स का पूछ ले तो गरुड़ अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है, मित्र शक्ति। कौन सा, मित्र शक्ति होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत और मलेशिया के बीच होता है समुद्र लक्षण, समुद्र लक्ष्मण, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ट्रिपल पी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां प्रारंभ होगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में प्रारंभ होगा। और इंदौर में आपको ध्यान है कि भीख देना अपराध है। भीख देना क्या है, अपराध है। इंदौर के अंदर भीख देना क्या है, अपराध है, ध्यान में रखना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, भारत का पहला है, इसलिए आपको ध्यान में रखना, भारत का क्या है, पहला ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। कहां पर, इंदौर में। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया गया है। तो कौन करेगा, फिट इंडिया मतलब खेल से संबंधित है, तो मनसुख मांडविया जी ने, खेल मंत्री जी ने नियुक्त किया है। और किसे नामित किया है ये आप बताइए, फिट इंडिया। तो फिट इंडिया को आपको ध्यान में रखना है, बताइए। तो ये कौन है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यहाँ पर फिट इंडिया के लिए नामित किया है, आपको ध्यान में रखना है, फिट इंडिया। आप मेरे को बताइए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस, खेल दिवस अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन अगस्त में कब मनाया जाता है ये मेरे को बता दीजिए। अगस्त में कब मनाया जाता है बताइए, कितने अगस्त को, जल्दी से फटाफट से बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, तो बिल्कुल इसके लेखक हैं पी एस रमन। कौन है इसके लेखक, पी एस रमन है। और ये आपके सीएसके से संबंधित बुक है। सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित बुक है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, रैंकिंग कह दो या इंडेक्स कह दो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 118वां। कौन सा है, 118वां स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, और 147 देशों में भारत आपके 118वें स्थान पर है। और 2024 में ये 126 पे था। 2024 का पूछ ले तो वहां पर 126वें पर था भारत, ठीक है, ध्यान रखना। अगला
हाल ही में चर्चा में रहा रामनाथ गोयन का पुरस्कार किससे संबंधित है? तो रामनाथ गोयन का पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से, जर्नलिज्म, पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है रामनाथ गोयन का पुरस्कार। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समर्थ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? समर्थ प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया है? तो आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमार्केटर्स, टेलीमेट, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, नाम शब्द नहीं मिल रहा मेरे को। समर्थ है वो सी डॉट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको बोलते हैं आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट 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 ऑफ टेली मार्केटिक्स। ठीक है, ये शब्द ही अभी मेरे को मिल रहा है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। एक आधा अक्षर इधर उधर होगा, बाकी बिल्कुल मैंने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टेलीकॉम से संबंधित है, इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी डॉट के द्वारा समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया कि टेलीकॉम से संबंधित है, दूर संचार प्लस आईटी, दूर संचार और आईटी से संबंधित प्रोग्राम ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय तथा मेटी ने बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? मेटी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपके टेक्नो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी का मतलब है इसने और लोकसभा सचिवालय ने मिलकर बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का मतलब है संसद भाषिणी। संसद भाषिणी, और भाषिणी के साथ जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये मैंने पिछली क्लासों में करवाया है, जल्दी से बता दीजिए आप। ठीक है, एआई का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और मेटी के मंत्री कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री या आईटी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव यहाँ मंत्री है। फटाफट से बता दीजिए। अगला, हाल ही में किसने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी लॉन्च किया है? ऐसा प्रश्न भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछता है। तो पीबी मनी किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पैसा बाजार ने। किसने? पैसा बाजार ने लॉन्च किया गया है व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए, निवेश, सलाह और शेविंग सब के लिए। अगला है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ओरोविले फाउंडेशन वर्सेज नवरोज केयरसप मामले में किस अधिकार को मान्यता दी है? एक नया अधिकार मिल गया है और वो अधिकार है कौन सा? विकास का अधिकार। कौन सा अधिकार है? विकास के अधिकार को मान्यता मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? विक्रम 3201, कल्पना 3201 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? दो माइक्रो प्रोसेसर है और भारत का मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है 32 बिट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान में रखना। ठीक है, और इसरो के 11वें चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। विक्रम और कल्पना दो आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, हाल ही में ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ओलंपिक समिति है और ओलंपिक समिति कौन सी है? तो यहां पर यह ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय है, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, आईओसी। आईओसी है और आईओसी की आपके पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और वैसे ये कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की है और इसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है, पहली महिला है, पहली महिला अध्यक्ष है। कौन बनी है?
क्रिस्टी कोवेंट्री, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कार्यकाल रहेगा 8 साल तक। इससे पहले कौन था? थॉमस बॉक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, आपको 18वीं रिपोर्ट पता होनी चाहिए, ISFR। कौन सी? 18वीं वन रिपोर्ट है, वो पता होनी चाहिए। इसमें वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? तो आपको ध्यान में रखना, वृद्धि के मामले में सबसे पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल में अगर पूछे तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। और अगर आपसे प्रतिशत में पूछ ले तो पहले नंबर पे है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप पहले नंबर पे है। और कुल आपके कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो 25% या 25.17%। ये ध्यान में रखना। कुल वन और वृक्ष यानी कि टोटली वन और वृक्ष कितना है? 25.17% है भारत के कुल क्षेत्रफल के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर अगर बात करें तो वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 22 मई को आपके जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये जल संरक्षण के लिए दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गुंटर को दिया जाएगा। घूंट घूंट करके वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, घूंट घूंट करके, ऐसे याद रख लेना। गुंटर बलोचल को ये पुरस्कार दिया जाएगा। जय श्री वेंकटेशन को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो इनको रामसर पुरस्कार से संबंधित हैं, ध्यान में रखना। रिचर्ड शटन और एंड्रयू बैटो की अगर बात करें तो इनका संबंध ट्यूरिंग से है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी। तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में AI क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? AI क्लाउड वायु नाम से किसने लॉन्च किया है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लॉन्च किया टाटा कम्युनिकेशन ने। किसने? टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? वायु, टाटा की वायु। अगला है, हाल ही में NPCI ने किस देश के हिट पे के साथ साझेदारी की है? तो NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान का विस्तार करने के लिए हिट पे के साथ साझेदारी की है। और हिट पे किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। किस देश का है? सिंगापुर का है हिट पे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और इसमें इनामी राशि 11 लाख रुपए दी जाती है। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं, हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ल जी को। और ये कौन से क्रम का था? तो ये 59वें क्रम का था। 59वां। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 59वां साहित्य सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 59वां। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो दीवार में एक खिड़की, इनकी रचनाएं क्या क्या है? दीवार में एक खिड़की, और दूसरी इनकी रचना है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज ये भी इनकी रचना है। और एक रचना है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद ये भी इनकी रचना है, ध्यान में रखनी है। और 58वां पुरस्कार आपसे पूछ ले तो गुलजार और राम भद्राचार्य जी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है, कैच करने में ज्यादा कौन है? हरियाणा। हरियाणा के लोग हैं, वो कैच बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत है वो पंचकुला हरियाणा से की गई है। तो आपको ध्यान में रखना हरियाणा में कहां से
पंचकुला में की गई है। ऐसे प्रश्न भी, योजना वाले प्रश्न, कार्यक्रम वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। पटवारी एग्जाम में पिछली बार भी ऐसे प्रश्न आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? तो आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, सबसे मूल्यवान। आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, सबसे महंगे नहीं, क्या लिखेंगे? सबसे मूल्यवान। तो सबसे मूल्यवान की अगर बात करें तो सबसे मूल्यवान कौन थे? ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत है, वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। और इनकी कीमत की अगर बात करें तो 27 करोड़। और इसकी शुरुआत कहां पर हो रही? कोलकाता के ईडन गार्डन में हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला है, हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्रवाई करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो वो है पंजाब। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई करने वाली है पंजाब। ठीक है, पहली विधानसभा है। जो सुन नहीं पाते हैं, बधिर लोग हैं, उनको समझाने के लिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है, हाल ही में NIIT यूनिवर्सिटी का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? NIIT यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छा प्रश्न है। NIIT, तो इसका आपके क्या नियुक्त किया गया चांसलर किसको? अमिताभ बच्चन नहीं है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये जन सेवा कार्यक्रम है। ये जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। जन सेवा कार्यक्रम का पहला बैच शुरू हुआ है, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेवा भाव को बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको बताना। तो ये पुरस्कार के लिए चुना गया है RK श्री राम कुमार को। और श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका अगर संबंध की बात करें तो इनका संबंध है वायलिन से। ये किसका संबंध? श्री RK राम कुमार। तो राम कुमार से R और K, ध्यान रख लेना, RK का संबंध किससे है? राम कुमार। और राम कुमार का संबंध वायलिन से है। और ये वायलिन वादक हैं। कौन सा पुरस्कार? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। 2025 का पद्म विभूषण भी एक वायलिन वादक को दिया गया, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है, नृत्य, ये संगीत कला निधि पुरस्कार है। अगर आपसे पूछ ले नृत्य कला निधि पुरस्कार, नृत्य कला निधि पुरस्कार, तो नृत्य कला निधि की अगर बात करें तो नृत्य कला निधि किसको मिला है? तो नृत्य कला निधि मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण को किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम के लिए उर्मिला को मिला है नृत्य कला निधि पुरस्कार। संगीत में पूछे तो RK और नृत्य में पूछे तो उर्मिला। और पद्म विभूषण पूछे तो वायलिन में किसको मिला है? लक्ष्मी नारायण को। अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो क्षय रोग मनाया जाता है 24 मार्च को। क्षय रोग किसको कहते हैं? टीबी को ही कहते हैं। और थीम है इसकी यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और इसके अगर बात करें तो इसका जो क्या कहते हैं रोग कारक है वो होता है जीवाणु, और जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इसका जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके उपचार में किसका टीका लगता है? BCG का टीका लगाया जाता है। किसका? BCG का। ठीक है, BCG का टीका लगाया जाता है। 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये आपके इंडिया से 2025 तक इसको गायब करना है। और 2030 तक विश्व से भी इसको गायब करना है। अभी प्रश्न काफी पड़े हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। हाल ही में चर्चित श्री रामुलु की 58 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न
थोड़ा चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये जो श्री रामुलु है ना, श्री रामल्लू, तो श्री रामल्लू की बात करें तो ये आपके इनको क्या है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और 58 दिन का अनशन किया था इन रामुलू ने, और इसी कारण ये आंध्र प्रदेश बना है। तो इसी कारण से आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में इनकी मूर्ति बनाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनकी अमरावती के अंदर क्या है? मूर्ति है। विजयवाड़ा में किसकी है? अंबेडकर की मूर्ति है, BR अंबेडकर की। ध्यान में रखना, अमरावती में इसकी मूर्ति लगी है। रामुलु की भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए इन्होंने जो अनशन किया था, इसी को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा एंथूरियम फूल। पिछली बार भी नीलकुरुंजी फूल का पूछा गया था, तो हो सकता है कि अब की बार एंथूरियम फूल का पूछ ले। तो एंथूरियम फूल है, हाल ही में खबरों में था। और खबरों में क्यों था? क्योंकि इसका निर्यात किया गया एंथूरियम फूल का। एंथूरियम फूल का निर्यात कहाँ से किया गया? किसको किया गया? सिंगापुर को किया गया। सिंगापुर को निर्यात किसको किया गया? सिंगापुर को। कहाँ से निर्यात किया गया? तो निर्यात किया गया मिजोरम से। कहाँ से? मिजोरम से निर्यात किया गया। किसको? सिंगापुर को निर्यात किया गया। ये आपको ध्यान में रखना। तो कहाँ पर पाए जाते हैं एंथूरियम फूल? मिजोरम में पाए जाते हैं। और ये निर्यात का काम है, ये किसके द्वारा किया गया? अपेडा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अपेडा के द्वारा किया गया। ध्यान में रखना, बस आप इतना ध्यान में रखना एंथूरियम फूल कहाँ पाए जाते हैं। अगला है SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब की अगर बात करें तो वो जीता है अनाहत सिंह ने। किसने? महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महिला में अनाहत सिंह, और पुरुष में या मेल की अगर बात करें, या हम बात करें पुरुष में, तो पुरुष में किसने जीता है? तो ये जीता है वीर चोट्टानी ने। किसने? वीर चोट्टानी ने ये खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न देखो, पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पर्पल फेस्टिवल ये आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसका संबंध किससे है? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। और दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा या उपलब्धि को दिखाने के लिए ये आयोजन हुआ है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? आपके अनीशुर रहमान को। किसको? अनीशुर रहमान को चुना गया है। और कौन सी रचना के लिए चुना गया? तो ये इनकी रचना कौन सी है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। कौन सी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसके लिए चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया। उनकी कोई दो रचनाओं के नाम आप बता दीजिए। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास XAI की मी कहाँ प्रारंभ करेगी? AI मतलब क्या है, की का मतलब और मी का मतलब, ये आपको अलग अलग ध्यान में रखना। AI का मतलब है अफ्रीका इंडिया, की फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। ME का मतलब है मैरीटाइम एक्सरसाइज, की का मतलब की है, ए का मतलब अफ्रीका। और ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तंजानिया में आयोजित हुई है। और इंडिया में आयोजित होती तो आपके ये आयोजित होती हिंद महासागर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान में रखना, अजय सेठ। अजय भादु आ चुका है पहले, और तुहिन कांता पांडे आ चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वित्त सचिव पहले कौन थे? तुहिन कांता पांडे जी थे, इनके स्थान पर अजय सेठ आए। अब ये तुहिन कांता पांडे जी कहाँ चले गए हैं? ये पांडे जी चले गए सेबी में, ये भी आपको ध्यान में रखना। वी नारायण कौन है बताइए जरा फटाफट से। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की नई सीमा कितनी तय की है? तो देखो इसमें अलग अलग सिस्टम कर दिया है। इसका उत्तर तो 10 करोड़ हो जाएगा, लेकिन समझो कैसे। एमएसएमई का मतलब है पहले सबसे पहले माइक्रो, फिर आता है स्मॉल, माइक्रो स्मॉल, और फिर आता है मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले निवेश के आधार पर, और फिर बात करेंगे हम टर्नओवर के आधार पर, और पहले कितना था और अब कितना कर दिया इसकी भी बात अलग अलग करेंगे। तो पहले तो कितना था, पहले था 1 करोड़। 1 करोड़ है तो माइक्रो, अगर किसी में 1 करोड़ का निवेश आता है तो माइक्रो माना जाएगा, लेकिन अब कह दिया है कि 2.5 करोड़ निवेश आएगा तब माइक्रो माना जाएगा। फिर कह दिया कि 10 करोड़ तक का निवेश आता है तो उसको स्मॉल मानेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि 25 करोड़ तक का निवेश आएगा तो उसको स्मॉल मानेंगे। ठीक है, यहां पर किसके लिए पूछा जा रहा है? सूक्ष्म के लिए पूछा जा रहा है। माइक्रो के लिए कितनी नई सीमा अधिसूचित कर दी है कारोबार की। ठीक है, अगला देखो, फिर है मीडियम। मीडियम के लिए पहले था 50 करोड़ और अब कितना कर दिया? 125 करोड़ का निवेश कर दिया है। अब टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर पहले कितना था? 5 करोड़ टर्नओवर है तो आपके माइक्रो में आता है, लेकिन अब इसने कह दिया कि कारोबार कितना हो जाए? 10 करोड़ हो जाए तो आपके माइक्रो माना जाएगा। और 100 करोड़ टर्नओवर हो जाए तो स्मॉल मानेंगे। 500 करोड़ टर्नओवर हो जाए तो हम मीडियम मानेंगे। पहले क्या था? पहले था 5, 50 और 250। 5, 50 और 250 था, अब टर्नओवर कर दिया 100, 10, 100 और 500, यानी कि सीधा का सीधा आपके डबल कर दिया है। और इधर निवेश की बात करें तो 1 से 2.5 कर दिया है, और 10 से 25 कर दिया, और 50 का 125 कर दिया है। इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, टर्नओवर आसान है। पहले था 5, 50, 250 और अब कर दिया डबल, यानी कि 10, 100, 500। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 100 करोड़। अगर 10 करोड़ आपका उत्तर हो जाएगा। 100 करोड़ होगा तो वो किस में आ जाएगा? स्मॉल में आ जाएगा। किसमें? स्मॉल, लघु में आ जाएगा। और 500 करोड़ हो जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, और 10 करोड़ वाला किस में आएगा? ये माइक्रो में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी, कुकरेल नाइट सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो ये लखनऊ में शुरू हुई है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व कप, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष व महिला का खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला दोनों का ही खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। इसमें अगर आपसे उप विजेता पूछ लिया जाए तो उप विजेता कौन हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है, दोनों ही आपके भारत ने ही जीते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब कहां पर आयोजित हो रहा था? इंग्लैंड में। अभी पीछे प्रश्न आया था ना कि पहली बार कहां पर एशिया से बाहर आयोजित हो रहा है, तो भारत, इंग्लैंड में आयोजित हो रहा था। और इसमें दोनों ही खिताब है वो आपके भारत ने जीत ली। और भारत ने कितने खिलाड़ी यहाँ पर खेलने गए थे? तो 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये भी मैंने पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। अगला प्रश्न है, अभी साथियों प्रश्न काफी पड़े हैं, थोड़ा जल्दी से चलता हूं मैं। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो 9वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। ठीक है, कौन बना है? 9वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। आगे बढ़ते हैं। वो पिछला प्रश्न इंडोनेशिया वाला याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अंतरिक्ष का मलबा क्या कहलाता है? केसलर सिंड्रोम कहलाता है। और साझेदारी किसके साथ की है? जापान के साथ। अंतरिक्ष का कचरा है वो केसलर सिंड्रोम कहलाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय देश का पहला है, याद रखना कहां पर होगा? गुजरात में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए किसकी अध्यक्षता में नेशनल टास्क फोर्स गठित की है? नेशनल टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में गठित की है? फटाफट से बताइए। देखें किसने? एस रविंद्र भट्ट। एस रविंद्र भट्ट सुलझाएंगे मामला कि बच्चों की आत्महत्या या मानसिक स्थिति से दूर करने के लिए, चिंता हटाने के लिए। भारत व किस देश के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए LIBA का गठन हुआ है? तो ये श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ
और मित्र शक्ति अभ्यास सलाइनेक्स है, ये भी श्रीलंका के साथ आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिकी सीनेट में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया है, ध्यान में रखना, किसको? जय भट्टाचार्य निदेशक की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है JSW स्टील कंपनी। कौन सी? JSW। यहां से प्रश्न पिछली बार पूछा गया था आजादी के बाद में। बोकारो नामक संस्थान कहाँ है? बोकारो कहाँ है? झारखंड में। पिछली बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था, बोकारो झारखंड। और राउरकेला की अगर बात करें तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है राउरकेला। भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई आपके कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है भिलाई। और इसके अलावा अगर बात करें दुर्गापुरा, तो दुर्गापुरा आपके कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। और ये किस किस के सहयोग से चल रहे हैं? तो बोकारो चल रहा है आपके रूस के सहयोग से, उड़ीसा चल रहा है किसके? जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला में जर्मनी का सहयोग है, छत्तीसगढ़ में रूस का सहयोग है, और वेस्ट बंगाल में यूके का सहयोग है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चीज में जो एक्स्ट्रा बताई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में चर्चित सहकार का संबंध किससे है? सहकार क्या है? तो सहकार आपके टैक्सी सेवा है, भारत सरकार है टैक्सी सेवा शुरू करने वाली है। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहां पर किया जाएगा? दिल्ली एम्स में किया जाएगा। स्वदेशी मशीन है, ये आपको ध्यान में रखना। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट किसने दाखिल किए हैं? तो ये IIT मद्रास ने दाखिल किए हैं। इसने IIT मद्रास ने सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने का पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व में टॉप 5 में भारतीय महिला कौन है? एकमात्र भारतीय महिला कौन है इसके अंदर? ये आपको बताना है। तो ये है रोशनी नादर। कौन है? रोशनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अमीर एलन मस्क हैं और टॉप 10 अमीर से मुकेश अंबानी बाहर हो चुके हैं। आपको ध्यान में रखना है, विश्व की टॉप 5 महिलाओं में पहली बार भारतीय महिला आई है, रोशनी। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट है। अगला है, वैश्विक चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, चाय निर्यात में दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है, चाय निर्यात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार किसको मिला है? एबेल पुरस्कार 2025, तो ये मिला है माशा जी को मिला है एबेल पुरस्कार, माशाकी काशावीरा, ठीक है। किसको मिला है? काशीवारा को मिला है गणित का नोबेल पुरस्कार, ध्यान में रखना। अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? फटाफट से बताइए। तो राजस्थान ने यहाँ पर चौथा स्थान हासिल किया है, ठीक है। शीर्ष स्थान, पहला स्थान किसको मिला है? हरियाणा को मिला है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। टॉप पे कौन है? हरियाणा है। और राजस्थान को मिला चौथा स्थान। यहाँ पर चौथा स्थान मतलब 64 पदक यहाँ पर जीते हैं, 64 में से 22 क्या है यहाँ पर गोल्ड मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में DRDO ने VLSR-SM मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर रेंज से किया है। ये चांदीपुर कहाँ स्थित है? तो चांदीपुर आपके ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप आया था 7.7 तीव्रता का? म्यांमार से संबंधित है, ये प्रश्न नहीं पूछेगा। इसके लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज चर्चा में था। म्यांमार और भारत के बीच में सीमा कितनी लगती है? कौन सी सीमा लगती है और किसके साथ सीमा लगती है म्यांमार की? ये आपसे पूछे जा सकते हैं पटवारी एग्जाम में, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में SpaceX द्वारा नीला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो ये नीला उपग्रह किस भारतीय स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया? तो वो है Hex 20। और ये Hex 20 आपके कहाँ पर स्थित है?
किस देश का है, सॉरी किस राज्य का है, तो ये आपके केरल का स्टार्टअप है, ये आपको ध्यान में रखना। स्वदेशी उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन है, असम है, ये भी आपको ध्यान में रखना, भारतीय राज्य। अगला है जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, जल शक्ति मंत्री, तो ये आपको ध्यान में रखना, जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल, गजेंद्र सिंह नहीं, अब CR पाटिल है, आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया, उस पुस्तक का नाम है रिपल्स ऑफ चेंज। क्या नाम है, रिपल्स ऑफ चेंज। रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये यूनिसेफ से संबंधित पुस्तक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं जिनका नाम है राणा दास गुप्ता। कौन है, राणा दास गुप्ता है, ये ध्यान रखना। विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साधु आपके भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान मिला है संस्कृत का। मासाजी को कौन सा मिला है, एबल पुरस्कार मिला है, जापान के हैं, ये ध्यान में रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, न्यूक्लियर मिशन के तहत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है, तो ये आपके भारत ने रखा है 100 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा इस आपके उत्पादित की जाएगी 2047 तक, ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी कोई सुझाव हो आपका, आज थोड़ी आवाज़ तेज़ करने का प्रयास किया है, कैसी आवाज़ आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सुझाव जरूर दीजिएगा, आपने बहुमूल्य सुझाव हैं आपके। थैंक यू।